हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका 10th क्लास में हमारा सामाजिक अध्ययन, और इसी में हम लोग बात कर रहे थे आपका पर्यावरण संबंधित आपकी चीजों की। चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर को कि हमारी कृषि क्या है, और कृषि के पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपका जानेंगे, आपका पढ़ेंगे कि क्या चीज है, किस प्रकार से है, और इन सब चीजों को हम लोग आपका महत्वपूर्ण तरीके से अपने इस आपका लेक्चर के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर के प्रत्येक पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे समझ आए, और अगर लेक्चर कोई बीच में कोई चीज आपको समझ नहीं आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके, चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप लोग अपनी क्वेरी, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई अपना डाउट है, कुछ क्वेरी है। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दें बच्चों, चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है, और इस चैप्टर नंबर 4 को आप लोग देखिए, क्या आपको दिखाई देगा। अब देखिए, ये रहा चैप्टर नंबर 4। देखिए, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है बच्चों। किसकी दृष्टि से? एग्रीकल्चर की अगर आप लोग दृष्टि से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, आपका एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक, इसकी 2/3 जनसंख्या, कितनी बच्चों? 2/3 आपका जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, और कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या है बच्चों, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या है? प्राथमिक क्रिया है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादित करती है। और क्या कह रहे हैं कि जो हमारे लिए क्या करती है, अधिकांश आपका खाद्यान्न का जो उत्पादन है, जो हम लोग आपका उपभोग करते हैं, जिन चीजों आपका चीजों की, उनका ये अधिकांश करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। और क्या करती है, जितने भी हमारे उद्योग हैं उन उद्योगों के लिए जो आपका कच्चा माल है ये भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात करती है। किसका? चाय का, कॉफी का, मसालों का, इन सब चीजों का ये आपका निर्यात करती है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग के नाम बता सकते हो? ये कह रहे हैं कि आप क्या ये हमको बता सकते हैं कि कौन से माल ऐसे हैं जो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड हैं? अब उनका नाम बताइए। तो बच्चों आप लोग गन्ने को एग्जांपल ले सकते हैं, कपास का जो पौधा होता है, जो कपास है, आप उसको ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। अब हम बात करेंगे कृषि के प्रकार की। जो हमारी कृषि होती है वो कितने प्रकार की होती है। हम एग्रीकल्चर के टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स पढ़ेंगे कि कितने कृषि के प्रकार। देखिए, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाज के अनुसार खेती करने में विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। कह रहे कि जो हम जिस तरह के आपका तरीके से हम आपका ट्रेडिशनल रूप से जो अपना एग्रीकल्चर कर रहे थे, हजारों वर्षों के दौरान आपका टेक्नोलॉजी ने, आपके पर्यावरण ने, हमारे कल्चर ने, इन सब चीजों ने आपका हमारी इन सब चीजों में बहुत बड़ा चेंज लाया है। जीवन निर्वाह खेती के से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। कैसे हैं? कह रहे बहुत सारे टाइप हैं आपका वाणिज्यिक कृषि के, इन सब के। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए, और कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो आपके कृषि तंत्र हैं वो यहाँ अपनाए गए हैं। देखिए, आरंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। कैसी है आपका कि भारत के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पर आप आजीविका है, जो आपकी जीविका निर्वाह की जो एग्रीकल्चर है वो आज भी होता है। देखिए क्या होता है इसमें,
इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। आरंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों का पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल यानी कि डाऊ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद की जाती है। इस प्रकार कृषि प्राय मानसून मृदा की उर्वरकता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय पारिस्थितिकी उपयुक्तता पर निर्भर करती है। क्या करती है? इन सब चीजों पर आपका निर्भर करती है, ठीक, और इनको आपका देखती है और इनको समझाती है कि क्या चीजें। अब देखिए, कृतन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़ों को स्थानांतरित हो जाता है। क्या करते हैं कि जो भूमि का जो आपका टुकड़ा है उसको क्या कर लेते हैं, आपका शिफ्टिंग कर लेते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर देते हैं और जो भूमि का दूसरा टुकड़ा है उसको साफ कर देते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तरीके का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। क्या होती है? उत्पादकता कम। अब देखिए बच्चों, अब जब ये आपके किसान हैं, आज की तारीख में जो भी आपके किसान हैं, ये सब अपने आपके खेतों में उर्वरक, आपका पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक इत्यादि का ये लोग आपका प्रयोग करते हैं और बहुत सारी आधुनिक ऐसी मशीन हैं जिन मशीनों के माध्यम से ये लोग अपनी खेती करते हैं। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। और क्या होता है कि इस प्रकार जो होता है, जो हमारी कृषि है, हम उसको विभिन्न नामों से जानते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और इसमें झूम कहा जाता है। आप कह रहे जो लोग एक जमीन को साफ करके वहां पेड़ों को जलाकर उसकी राख को वही खेतों में छिड़कते हैं ताकि मिट्टी फर्टाइल हो जाए, अपनी खेती करते हैं, 3-4-5 साल करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसी खेती को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में असम है, मेघालय, मिजोरम है, नागालैंड है, इसमें बोलते हैं झूम यानी कि झूम एग्रीकल्चर। मणिपुर में बोलते हैं पालूम और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोलते हैं दीपा। क्या कहते हैं इसको? दीपा कहते हैं। तो आपको पता लग गया कि जो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, क्लियर है, कर्तन दहन प्रणाली जो है, इस कर्तन दहन प्रणाली को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना था, लेकिन प्रोसेस जो है, जो प्रक्रिया है, वो सेम है। आगे देखिए, झूम यानी कर्तन दहन प्रणाली कृषि में मैक्सिको और मध्य एशिया में मिलीपा यानी कि वेनेजुला में कोनुको और ब्राजील में रोका, अफ्रीका में मैसोले, इंडोनेशिया में दलंग और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हर जगह क्या करते हैं, इसको अलग नाम से आपका जानते हैं और अलग नाम से इसको देखते हैं। क्या चीजें हैं? भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश के बेवर यानी के दरिया, आंध्र प्रदेश के पोडू यानी के पेडा और उड़ीसा के पामावाड़ी यानी के कोमन यानी के बरिगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालारे यानी के वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिलिंग और झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि हैं। यानी कि हर जगह, हर राज्य में, हर प्रदेश में अलग अलग नामों से इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को आपका जाना जाता है और उसको देखते हैं। ठीक, अब देखिए, ये कह रहे हैं रिंझा असम के डिपू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ गांव में काम करती है। अब इसको बाद में पढ़ेंगे, एक एग्जांपल्स है, ये फिलहाल तो यहाँ तक ही। अब देखिए, सबसे पहले इसको देखिए बच्चों आप लोग। अब बात कर रहे हैं हम लोग गहन कृषि की।
गहन आजीविका कृषि जीविका। देखिए, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायन निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है आपका? रसायन और सिंचाई का जो निवेश है वो आपका किया जाता है। ठीक। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की खेती की जाती है? कह रहे क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? बोले हाँ। देखिए, स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोत का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। कह रहे कि जिस तरह हमारा भूमि की जो विरासत है, अधिकार में जो आपका पीढ़ी दर जो चेंज आ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो जोत का आकार है वो क्या हो रहा है आपका? समाप्त हो रहा है। और जोत का आकार समाप्त होने की वजह से ही बहुत सारी चीजें जो है आपका शामिल हो रही, दिक्कत हो रही है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लाने की कोशिश करते हैं। और अगर कह रहे हैं कि उन पे वैकल्पिक रोजगार नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है इसके अलग, तो अगर दूसरा ऑप्शंस ना होने की वजह से उनकी क्या कोशिश रहती है कि हम हंड फिर कर अपनी यही खेती करें। अब देखिए, अतः कृषि भूमि पर अधिक दाव है। कह रहे कि जो हमारी कृषि भूमि है उस पर प्रेशर है वो कैसा अधिक है। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। ठीक। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिकतर पैदावार होने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक आजीविका फसल है। कैसी है आपकी? आजीविका फसल है। यह आपको देखना है कैसी है? आजीविका फसल है। अब यह आपको पता लग गया कि इस कृषि के अंतर्गत आपको समझ आएगा कि जो आपका आजीविका कृषि है इसमें क्या है कि लोगों का डिपेंडेंट ज्यादा है इस पर, कि ताकि दबाव बहुत ज्यादा है। और हमारी जो आपका हमारी कमर्शियल कृषि है, वाणिज्यिक कृषि, इस वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत बच्चों हम लोग ऐसी फसलों को बोते हैं जिन फसलों को हम लोग आपका बेच सकें। जैसे हरियाणा पंजाब में आपका चावल बोया जाता है, केरल में आपका कॉफी बगाई जाती है, चाय के बागान है, पश्चिम बंगाल में चाय के बागान है, और आप लोग कर्नाटक में कहवा यानी कि कोकोआ बोया जाता है, आप केरल में मसाले बोए जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार का आपका कल्टीवेशन होता है, जिससे क्या होता है लोग अलग अलग तरीके से उन लोगों को उन चीजों को बोते हैं ताकि वो अपनी वाणिज्यिक जरूरतों के अनुसार उसी अनुसार आपकी कृषि कर सके, ताकि उनको ज्यादा क्या हो आपको लाभ मिल सके। अब देखिए, कह रहे हैं क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? क्या होती है? जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक सकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतर स्पष्ट है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रम की सहायता से की जाती है। ये भी क्या है? टाइप ऑफ आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ठीक है। और इसके ये क्या होते हैं, ये आपका लंबे चौड़े जो आपके सिंगल बोने वाले जो खेत हैं, जैसे कि आपका धान का जो आपका कल्टीवेशन किया जाता है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि बोए जाते हैं, ये सब इसी में आते हैं। रोपण कृषि का एग्जाम्पल है ये भी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इससे प्राप्त सारा उत्पादन लोग उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं। और रोपण कृषि से जो भी आपका प्रोडक्शन होता है ये क्या है? आपका कच्चा माल है। ठीक। अब देखिए, भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ध्यान रख लीजिए बच्चों, कौन कौन सी फसलें आपकी रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी मुख्य रूप से फसल है, रोपण फसल है। चूंकि रोपण कृषि
उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसे विकास में परिवहन और संचार के साधन में बाधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कह रहे कि इसीलिए इसके लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो और मार्केट की उपलब्धता हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा है ये आपका रोपण एग्रीकल्चर, इसको हम लोग आपका कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने रोपण एग्रीकल्चर किया, रोपण एग्रीकल्चर के दौरान आपने केला बोया है अपने खेत में। अगर केले का बाजार आपको नहीं मिलेगा, आपको मार्केट नहीं मिलेगी, तो आप बेचोगे कहाँ? अगर मार्केट मिल गया आपके पास, अगर आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे और केला आपका खराब हो जाएगा 2-3 दिन में। क्लियर है? तो इस तरह की फसलों के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका संचार और मंडी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार की कृषि को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, इस कृषि में असफल हो जाएंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, ये आप असफल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए जितनी भी आपका खेती होती है इस प्रकार की, ये थोड़ी आपका रिस्की भी होती है। रिस्क इन द सेंस, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला तो आपकी फसल खराब होने का खतरा रहता है, मार्केट में ना बिकी तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है। लेकिन अधिकतर आपका कमर्शियल क्रॉप्स बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से उपलब्ध होती हैं और इसलिए बहुत जल्दी बाजारों में पहुंच भी जाती है और इनकी डिमांड जो है वो भी बहुत अधिक होती है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम लोग इसी में देखते हैं आगे। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं इसमें शस्य प्रारूप की। आपने भारत के भौतिक विविधता और संस्कृति की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। देश में कृषि पद्धति और शस्य प्रारूप में प्रतिबिंबित होता है, इसलिए देश में बुआई जाने वाली फसल में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और आपका रेशे वाली फसलें, सब्जी, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब देखिए, भारत में आपके 3 प्रकार में आपके समय में क्या होती है, खेती होती है। एक रबी की होती है, एक खरीफ की होती है, एक जायद की होती है। रबी की फसल को देखिए, रबी की फसल होती है शीत आपका ऋतु में और अक्टूबर से आपका दिसंबर के बीच, यानी कि जब ठंड का आपका इनिशियल होता है और जब ठंड आपके जब ठंड अपने टॉप सीमा पर पहुंचती है उस समय समाप्त हो जाता है। ये कह रहे हैं कि इसको ध्यान दे थोड़ा सा, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ये क्या होती है, आपकी फसल जो है बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल जून में इसको मध्य इसको काट लिया जाता है। यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल है गेहूं, चना, जौ, मटर। अब आप गेहूं को देखिए, अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोते हैं और अप्रैल के और जून के महीने में इसको, इनके बीच में आप लोग इसको काट सकते हैं। अब ऐसी आपकी सरसों है। अब कह रहे हैं कुछ मुख्य फसलें किसकी हैं, आपका रबी की हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें गेहूं तथा अन्य रबी की फसलें के उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य हैं। अब देखिए, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ होने की वजह से वाली वर्षा इन फसलों में अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है। कह रहे अगर आपने गेहूं वगैरह लगा रखे हैं, शीत ऋतु में अगर वर्षा हो जाए तो बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। ठीक, और बहुत बढ़िया चीज होती है, ये ध्यान देना। कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता की उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक है। ऐसा एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आवागमन के साथ बोई जाती हैं। क्या होता है कि जो खरीफ की फसलें होती हैं देश में आपके क्षेत्रों में मानसून के आवागमन के साथ आपका बोई जाती हैं। दिसंबर अक्टूबर में, और क्या होता है इनके, जो आपका दिसंबर अक्टूबर का महीना है, इस दिसंबर अक्टूबर के महीने में ये सब चीजें आपकी काट ली जाती। ठीक है, इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, जवार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है।
यानी खरीफ की फसल ऐसी होंगी सितंबर अक्टूबर में आपका काट ली जाएंगी। ठीक, यानी कि मई जून में इनको बो दो और सितंबर अक्टूबर तक आपका काट लो। अब थोड़ा और समझना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से अगर आप लोग वहां को देखोगे तो चावल की खेती असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और विशेषकर कोंकणीय तटीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। यहाँ क्या होता है, आपकी चावल की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। कहाँ बन गई है? हरियाणा और पंजाब में भी चावल बहुत बड़ी मात्रा में आपका बोया जा रहा है और इसलिए क्या हो गई है, ये भी वहां पर एक आपकी महत्वपूर्ण जो फसल है, ये महत्वपूर्ण फसल हो गई है। ठीक है, अब देखिए असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा धान की 3 फसलें हैं। अब देखिए असम हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर 3 फसलें होती हैं। आस, अमन और बोरा बोई जाती हैं। ये 3 आपकी धान की फसलें हैं। ठीक, अब देखिए रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। अब देखिए बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है, यानी कि जो फसलें रबी और खरीफ के वर्षा ऋतु के बीच में बोई जाती है हम उनको जायद कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जायद। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब देखिए सबसे पहले मैं ध्यान दिला दूं आपको, रबी की फसल बच्चों तब कब बोई जा रही है? अक्टूबर दिसंबर में, और काटी कब जाएगी आपका? अप्रैल से जून के बीच। और रबी की फसल कब बोई जाएगी बच्चों? इसके बाद बोई जाएगी। और काटी कब जाएगी आपका? इस समय में आके, सर्दियों में। और जो इनके बीच का समय बचता है उसमें बोए जाते हैं आपके तरबूज, खरबूजे, आपके खीरे, आपके ककड़ी, सब्जी इत्यादि, ये इसमें आपका बोए जाते हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। और जब आप गन्ना बोते हैं तो गन्ना बोने की जो फसल है उसमें आपका 1 साल का समय लग जाता है। अब देखिए हम बात करेंगे कुछ प्रमुख आपकी फसलों की, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रबी, आप ध्यान दीजिए बच्चों, रबी में, खरीफ में, जायद में अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो एक बार मुझसे पूछिए बच्चों। कोई चीज ऐसा है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि रबी की फसल कौन सी है, जायद की कौन सी है, इस प्रकार की चीजों को अगर आपको पूछना है तो ध्यान रखना, रबी की फसल कब बोई जा रही है बच्चों? ध्यान दीजिए, अक्टूबर से दिसंबर। और खरीफ की फसल ध्यान दें आप लोग बच्चों, वो कब हो जाएगी खरीफ की फसल? ध्यान देना है आपको। तो खरीफ की फसल क्या होती है? मानसून आने के साथ बोई जाती है और आपका सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी कि मई जून में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनके बीच में समय बचता है उसमें आपको वो फसल बचती है जायद का, इसमें आपके तरबूज, खरबूजे, सब्जी इत्यादि सब चीजें उसमें बोई जाती हैं। अब देखिए मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, कॉफी, गन्ना, तिलहन, जूट इत्यादि हैं। कह रहा ये बहुत सारी ऐसी फसल हैं, ये चीजें हैं जो आपका ये सब इसमें बोई जाती हैं। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न फसल है। कह रहे जो चावल है भारत में क्या है? खाद्यान्न पसंद है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। बच्चों किसके बाद? चाइना के बाद सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और आर्द्रता आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। आज तक हमें क्या चाहिए? 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और 100 इसमें क्या हो, हमको आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी, और साथ में हमको 100 डिग्री मतलब 100 सेंटीमीटर हम लोगों को वर्षा चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है और जहां आपकी वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई के माध्यम से हम लोग इसको कल्टीवेशन करते हैं। चावल और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय मैदानों और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जाल और
नलकूप की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। किसके माध्यम से? नलकूप जो आपके 12 आए हैं, इन 12 के माध्यम से इस प्रकार की आपका कृषि करना क्या हो गया है, आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों ने कृषि के पार्ट को पढ़ा। आपने देखा कि हमारे यहाँ कृषि कितने प्रकार की होती है, सस्य कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, गहन कृषि क्या है। इन प्रकार की कृषियों के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने बात की, इनको समझा किस प्रकार की है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे घर जाकर अपने लेक्चर को एक बार जरूर पढ़ेंगे, और किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी हमसे जरूर लेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।